बिहार के रहने वाले राहुल भाई अब कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ रात के करीब 1:30 बजे हॉस्टल की छत पर बैठ के सिगरेट पी रहे थे। अब यहाँ पर इनके हॉस्टल के छत से मेन रोड की दूरी कोई 300 मीटर थी और उस मेन रोड के कोने पर ही एक पुरानी बिल्डिंग के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब रात को सिगरेट पीते पीते राहुल उस पेड़ की ओर देख रहे थे और कुछ टाइम तक उस पेड़ को देखते देखते राहुल टेरेस के बिल्कुल एज पर चले गए। इसी बीच उनके एक दोस्त रवि की नजर जब राहुल के ऊपर पड़ी तब इन्होंने देखा कि भाई वो तो एकदम एज पर खड़ा है। अब रवि यहाँ पर राहुल को पीछे से पकड़ के अपनी ओर खींचता है और बोलता है कि भाई क्या कर रहा है, छत से कूदेगा क्या नीचे। अब जैसे ही रवि ने उसे खींचा ना, राहुल को ऐसा फील हुआ कि उसे अचानक किसी ने नींद से जगा दिया हो। राहुल को यहाँ डर भी लग रहा था कि यार अभी मैं छत से नीचे गिर जाता, और ये थोड़ी डीप ब्रीदिंग करने के बाद दोबारा उस पेड़ की ओर देखने लगता है। इस बीच उसने रवि से बोला कि भाई एक बार उस पेड़ की ओर देखना, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है तुझे। इस पर रवि ने कुछ सेकंड पेड़ की ओर देखा और फिर राहुल को बोला कि अरे भाई वहाँ पर कुछ नहीं है, उस जगह लाइट नहीं पड़ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डरावना लग रहा है वो। राहुल भी अपने मन को जैसे तैसे मना लेता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और रवि की बात एकदम सही है। पर इन लड़कों को कोई भी आइडिया नहीं था कि अभी आगे आने वाला टाइम इनको कितना भयानक मंजर दिखाने वाला है। पर फिलहाल आप राहुल द्वारा भेजे गए अपने आप बीती के ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी वीडियो में देख सकते हैं। अब साल 2011 की बात है। राहुल ने बिहार के पटना शहर से ही स्कूलिंग करके 10th का एग्जाम दिया था। पर यहाँ 10th का एग्जाम देने के बाद राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, करियर वाइज क्या उसके लिए सही ऑप्शन होगा। अब इसी चक्कर में अपने कुछ रिलेटिव से डिस्कशन करने के बाद राहुल ने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया। राहुल यहाँ पर पंजाब, दिल्ली और झारखंड के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे उनके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे थे यहाँ पे, और फाइनली एग्जाम देने के बाद राहुल को दिल्ली और पंजाब से कॉल आ जाता है। अब देखो, राहुल के पिताजी थे जेलर, उनको इतना टाइम नहीं था कि राहुल के इन सारी प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर एडमिशन का जो भी प्रोसेस था वो राहुल खुद अकेले ही हैंडल कर रहा था। अब यहाँ इसका पहला प्रेफरेंस था दिल्ली के जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में से एडमिशन लेना था। इसने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक किया, प्लेसमेंट्स के डेटा वगैरह देखे, तो इसे पता चला कि यार वहाँ पर प्लेसमेंट उतनी अच्छी है नहीं। और जब ये काउंसलिंग के लिए दिल्ली पहुंचा था तब इसे ये भी पता चला कि जो ब्रांच राहुल को चाहिए उसके लायक इसकी रैंक नहीं है। यहाँ पर राहुल का दिल छोटा हो जाता है और ये चुपचाप दिल्ली से वापस पटना आ गया। इसने सोचा कि मैं 1 साल और तैयारी करूंगा और फिर नेक्स्ट ईयर अपने मन के कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। पर फिर इनके रिलेटिव्स और मम्मी पापा ने समझाया कि क्यों 1 साल वेस्ट करना, 3 साल की तो डिग्री है, कर लेना जाके चुपचाप। अब राहुल इस बीच कुछ डिसाइड कर ही पाता कि इसे पंजाब के कॉलेज से कॉल आता है। अब पंजाब के भटिंडा शहर के पास वो कॉलेज है और राहुल ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज उस कॉलेज का नाम मत लीजिएगा। अब जब उस कॉलेज से कॉल आया तो उसके कुछ दिनों के बाद राहुल की उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात होती है। यहाँ राहुल को जो ब्रांच चाहिए था वो कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे थे। उन्होंने मई मंथ का एक डेट दिया था राहुल को और बोला था कि आप इस डेट को पहुंच जाइएगा और आपको आपके मन का ब्रांच हम दे देंगे। राहुल बड़ा खुश हुआ भाई। इसने अपने पिताजी से बोला कि मुझे वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना है, आप चलेंगे मेरे साथ। तब उनके पिताजी ने बोला कि अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम खुद जाओ, अब घर आके आ जाओ। अब राहुल ने यहाँ पर पटना से भटिंडा जाने वाले तूफान एक्सप्रेस में अपना टिकट करा लिया। राहुल बताते हैं कि पटना से भटिंडा का पूरे 2 दिनों का सफर था इनका, और इस सफर के दौरान ट्रेन के अंदर ही इनके 3 दोस्त बनते हैं। वो तीनों भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे। अब इन तीनों के नाम है अमित, रवि और विवेक। अब ये चारों सुबह 6 बजे भटिंडा पहुंचते हैं और वहां से इनका कॉलेज 35-40 किलोमीटर दूर था। राहुल बताते हैं कि यहाँ पर लोकल से बात करके हमने बस का पता लगाया, चाय वाय पी और फिर उस जगह से हम एक दूसरी बस लेके कॉलेज की तरफ निकल चुके थे। राहुल बताते हैं कि हम कॉलेज की ओर जा रहे थे और कॉलेज से करीब 3 किलोमीटर पहले मुझे रोड के साइड पर एक बहुत ही वीरान पड़ा हुआ कॉलेज दिखाई दिया। वो कोई नर्सिंग कॉलेज था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काफी टाइम से बंद पड़ा है। राहुल जब उस कॉलेज की तरफ देख रहा था तब उसके दिमाग में कुछ तो आया, पर फिर उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। अब उस नर्सिंग कॉलेज को इग्नोर करके राहुल अपने यहाँ दोस्तों से बातचीत करने में बिजी हो जाता है और फिर वहां से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये लोग फाइनली उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अब कॉलेज पहुंचकर राहुल काउंसलिंग अटेंड करता है, वहां उसे अपना फेवरेट ब्रांच भी मिल जाता है। इसने कॉलेज के एडमिशन फी और साथ में हॉस्टल का फी भी सबमिट कर दिया, पर इसने देखा कि हॉस्टल अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी कॉलेज के कैंपस के अंदर ही। राहुल ने जब वहाँ के इंचार्ज से पूछा हॉस्टल के बारे में, तब उन्होंने बोला कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपके आने तक ये हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये लोग सिर्फ काउंसलिंग के लिए गए थे, क्लासेस 1-2 महीने के बाद शुरू होने वाली थी। राहुल यहाँ अपने कॉलेज का कैंपस वगैरह देख के बहुत खुश हुआ। वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद ये वापस पटना आ जाता है और पटना आके अपने कॉलेज लाइफ कैसे जिएगा उसके सपने देखने लगता है राहुल। अब फाइनली जून एंड का टाइम आता है
राहुल के मम्मी पापा उसे सी ऑफ करने के लिए पटना जंक्शन जाते हैं और वहां से ट्रेन में बैठकर राहुल भटिंडा पहुंच जाता है। फिर बस लेकर वो कॉलेज गया और ये देखा कि वहां पर पहले से ही जो उसके 3 दोस्त बने थे ना लास्ट वाले ट्रिप पे, वो तीनों पहुंचे हुए। अब ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम ये 4 दोस्त पहले से ही हैं यहाँ पे, तो हम लोग ना वार्डन से बात करके कोशिश करेंगे कि हॉस्टल के अंदर बिल्कुल जो साथ वाला कमरा है वो अलॉट हो जाए, ताकि हम चारों साथ में रहें। जब ये लोग पहुंचते हैं हॉस्टल इंचार्ज के पास, तब पता चलता है इनको कि हॉस्टल अभी बन के रेडी नहीं हुआ है, कुछ टाइम और लगेगा। और उतने टाइम के लिए इनका इंतजाम किसी दूसरे जगह पर कराया था कॉलेज ने। हॉस्टल इंचार्ज ने बोला कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नर्सिंग कॉलेज है, उसी कॉलेज के कैंपस में पीछे एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में आप लोगों के रहने का और कैंटीन का इंतजाम किया गया है। कॉलेज की बस आपको डेली पिक एंड ड्रॉप करेगी। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन्होंने सोचा कि ठीक है यार, जब तक हॉस्टल नहीं बनता हम लोग वहीं पे रह लेंगे। पर इनको क्या ही पता था भाई कि जहाँ ये रहने जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल सी जगह नहीं थी। अब ये सब लोग अपने कॉलेज के बस में बैठकर उस पुराने वीरान पड़े नर्सिंग कॉलेज के कैंपस के पास पहुंचते हैं। वहीं से अंदर होके इनको जाना था। राहुल बताते हैं कि भैया, एक तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी मुझे उस कॉलेज को देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और अब उसी के कैंपस में हमें रहना पड़ रहा है। हमें पता चला कि वो जो नर्सिंग कॉलेज है वो सेम जो इनका पॉलिटेक्निक कॉलेज था ना, उनके एमडी का ही कॉलेज है और ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अब जो मेन रोड है वहां पर वो नर्सिंग कॉलेज था और वहां से कोई 300-350 मीटर अंदर जाके उस कॉलेज का हॉस्टल था, जहां पर इनके रहने का इंतजाम किया गया है। राहुल और उनके दोस्तों को 3rd फ्लोर पर कमरा अलॉट होता है। ये सब लोग अपने अपने कमरे में सामान रखते हैं और सामान रखने के बाद नीचे कैंटीन में चले गए खाना खाने के लिए। अब जिस दिन ये लोग शिफ्ट हुए हॉस्टल में, उसके 2 दिन के बाद से इनके कॉलेज स्टार्ट होने वाली थी। अब राहुल ने बताया कि 2 दिन के बाद हमारा रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। सुबह बस आती थी हमें पिक करने, और फिर जब लंच होता था तो लंच के टाइम हमें दोबारा बस लेकर आती थी इस हॉस्टल में। यहीं पर कैंटीन में हम लंच करते थे और फिर लंच करने के बाद हम वापस कॉलेज जाते थे। 2-2.5 घंटे और क्लास चलती थी लंच के बाद, और उसके बाद फिर से बस हमें ड्रॉप कर देते थे इधर। तो ये हमारा रेगुलर रूटीन बन गया था। पर भैया, जब भी हम अपने हॉस्टल से निकलकर मेन रोड पर पहुंचते ना, जहां पर वो नर्सिंग कॉलेज था, तो हम देखते कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है, और उस पेड़ की ओर देख के एक ना डर का एहसास होता था अंदर। वो बहुत ही घना पेड़ था, मतलब नॉर्मली उतना घना पेड़ होता नहीं है, पर हम सब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस चीज को इग्नोर करके हम अपने कॉलेज आना जाना करते थे। और इसी बीच रवि और राहुल के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों रूम पार्टनर भी थे और साथ में सिगरेट वगैरह पिया करते थे। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक रात राहुल और रवि हॉस्टल की छत पर बैठ के सिगरेट पी रहे थे, और राहुल उस पेड़ की ओर देखते देखते एकदम हिप्नोटाइज हो गया, और हिप्नोटाइज होके ये टेरेस के बिल्कुल एज पर जाके खड़ा हो जाता है। रवि से पीछे से खींच के बुलाता है और पूछता है कि भाई कूदेगा क्या यहाँ से। अब इस टाइम पर ना राहुल को इतना तो पता था कि भाई ये अपनी मर्जी से टेरेस के एज पे नहीं गया। राहुल ने रवि को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा लग रहा था कि मैं यार हिप्नोटाइज हो गया उस पेड़ की ओर देखते देखते। पर फिर रवि वही बात बोल देता है कि यार भाई, ज्यादा अंधेरा है वहाँ पे, लाइट वाइट पड़ती नहीं है, इसके वजह से डर के कारण तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा अच्छे से। उस रात की बात को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। ये लोग देर तक सोए रहे हैं और फिर दोपहर में लंच के टाइम ये सब कैंटीन में इकट्ठा होते हैं। जब ये लोग कैंटीन में इकट्ठा हुए तब रवि ने, जो इनके बाकी दोस्त थे अमित और विवेक, उनको बताया कि भाई कल राहुल के साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये तो साला छत से ही कूद जाता, मैं पकड़ के खींच लिया इसको। तब यहाँ अमित पूछता है राहुल से कि भाई क्या हो गया था, ऐसा क्या दिख गया तुझे पेड़ पे। तब राहुल एकदम गुस्से से देखता अमित की तरफ, बोलता है तुम साला मेरा मजाक उड़ा रहा है, चल आज रात के टाइम तू भी बैठ मेरे साथ छत पे, फिर पता चलेगा कि मैंने क्या देखा। ये बोल के राहुल एकदम सीरियस होकर अपना खाना खत्म करता है और फिर उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट गया। उस रात की बात धीरे धीरे हॉस्टल के बाकी बच्चों में भी फैलने लगी। उनमें से कुछ बच्चे राहुल का मजाक भी उड़ा देते, क्या तू तो डर गया, फट्टू है तू, ऐसे करके। अब राहुल इस चीज को लेके ना बहुत टेंस रहने लगा, चिड़चिड़ा हो गया था एकदम राहुल। अब ये सब करते करते 1 वीक निकल जाता है, फिर से सैटरडे आता है और अगले दिन संडे था, सबकी छुट्टी थी। अब इस सैटरडे को जब ये लोग रात को डिनर कर रहे थे, तब अमित जो लड़का था ना, वो राहुल को बोलता है कि अबे तू तो बोल रहा था कि तुझे डर नहीं लगता, तू रात को हमें कुछ दिखाने वाला था, तो चल ना हमें गेम खेलते हैं आज रात को 1 बजे वहीं हॉस्टल की छत पर मिलना, और मैं फिर बताऊंगा कि कौन सा गेम है। भाई वहाँ कैंटीन में और भी बच्चे बैठे थे। राहुल का ईगो यहाँ हर्ट हो गया, उसने बोला कि हाँ ठीक है। अब फाइनली रात के 1 बजे ये बच्चे ऊपर हॉस्टल की छत पे इकट्ठा हो जाते हैं। अमित बोलता है कि ठीक है, अब मैं गेम का रूल समझाता हूँ। अपने साथ टॉर्च लेके जो भी वो जो रोड के पास नर्सिंग कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर जाके चक्कर लगाएगा और फिर बाहर आके
जो पेड़ है, पेड़ के पास से सिग्नल देगा कि हाँ मैं अंदर चक्कर लगा के आ गया हूँ, उसे मैं 1,000 रुपए दूंगा। राहुल को लगा कि ये सही टाइम है अपने आप को मजबूत प्रूफ करने का। ये लोग इतना मेरा मजाक उड़ाता है, अगर मैंने ये कर दिया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। पर राहुल बताते हैं कि उस रात छत पर एक और लड़का बैठा था जिसका नाम था एल्विन। एल्विन बोलता है कि मैं जाऊंगा पहले, क्योंकि उसको भी भाई 1,000 रुपए की लालच थी। पर राहुल यहाँ बोलता है कि नहीं, मैंने पहले बोला तो मैं ही जाऊंगा। अमित बोलता है कि ठीक है, टॉस करो और जो भी टॉस जीता वो जाएगा पहले। यहाँ सिक्का उछाला जाता है और राहुल टॉस जीत जाता है। राहुल बताते हैं कि मैंने जोश जोश में बोल तो दिया था, पर जब मैंने एक नजर मारी ना उस कॉलेज की तरफ, तब मेरी फट गई भैया एकदम। पर यहाँ मेरी इज्जत का सवाल था। मैं एक टॉर्च लेके हॉस्टल वाले बिल्डिंग से धीरे धीरे चलते हुए उस नर्सिंग कॉलेज की ओर जा रहा था। इन्होंने बताया कि भैया हॉस्टल और उस नर्सिंग कॉलेज के बीच में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी था, और जब मैं उस बास्केटबॉल कोर्ट के सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था ना, तब मुझे सुनाई देता है कि कोई बॉल लेके उस कोर्ट की ग्राउंड पर पटक रहा है। अब वो आवाज सुन के मेरे शरीर में एकदम कपकपी होने लगी। अब जब राहुल उस बास्केटबॉल कोर्ट के एकदम करीब पहुंचे ना, तब इन्होंने देखा कि भाई ग्राउंड तो एकदम खाली है। और धीरे धीरे जो वो बॉल ग्राउंड पर पटकने की आवाज आ रही थी वो भी फेड हो जाती है। अब ये सब कुछ राहुल प्रोसेस कर ही पाता कि इसके आसपास ना एकदम ठंडी हवा सी बहने लगी। राहुल बताते हैं कि भैया उसमें मुझे बहुत ज्यादा डर लगा और मैं चाहता था कि मैं वापस लौट के चले जाऊं हॉस्टल। पर मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं वापस चला गया ना तो ये सब लोग पूरे 3 साल मुझे चिढ़ाते रहेंगे। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उस पुराने नर्सिंग कॉलेज की तरफ किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। पर इस बार जब मैं उस बास्केटबॉल कोर्ट से नर्सिंग कॉलेज की तरफ जा रहा था, तब मुझे एकदम क्लियरली एहसास हुआ कि भाई कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मेरी एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बाजू में देखूं कि कौन है मेरे साथ, पर मैं किसी एक बहुत ही बड़े चीज की प्रेजेंस फील कर पा रहा था। अब राहुल यहाँ धीरे धीरे चल के जो कॉलेज के पास वो पेड़ था, उस पेड़ के करीब पहुंचते हैं, और जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे इनके शरीर में एकदम सिहरन सी उठ गई। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर जाऊं, तो इन्होंने क्या किया कि वहीं से टॉर्च जला के हॉस्टल की तरफ ऐसे इंडिकेट किया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और इन्होंने फिर अमित को कॉल किया कि देख मैं यहाँ पर आ गया हूँ और जो तूने चैलेंज दिया था वो मैं जीत गया हूँ। तब अमित यहाँ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे ही टॉर्च जला के पहले कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर चक्कर लगा के आ, और तब जब तू वापस आएगा बाहर, तब पेड़ के पास से ऐसे टॉर्च दिखाना हमें, तब हम मानेंगे कि हाँ तू ये चैलेंज सच में जीत चुका है। अब यहाँ राहुल के साथ प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात हो गई। भाई ये ना चाहते हुए भी मजबूरी में उस पुराने नर्सिंग कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। राहुल बताते हैं कि भैया जैसे मैं बिल्डिंग के अंदर घुसा ना, तो मुझे साइड में एक लाइन से 3-4 कमरे दिखाई दिए, और जब मेरे टॉर्च की रोशनी उन कमरों के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके दरवाजे पर रेड कलर से स्वास्तिक बना हुआ है। अब वो स्वास्तिक का निशान देख के मैं और ज्यादा डर गया। मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था, और जो लाइन में तीसरा कमरा था उस कमरे के पास से मुझे बहुत गंदी स्मेल आने लगी, और उस स्मेल के साथ ही मुझे अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ना मदद के लिए एकदम गिड़गिड़ा रहा है। अब वो आवाज सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक और कदम आगे बढ़ाऊं। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूं और दौड़ के मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, और बिल्डिंग के जस्ट बाहर निकलते ही जो वो पेड़ था बड़ा सा, मेरी नजर उस पेड़ पे टिक जाती है। मैं देखता हूं कि उस पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। उसके कपड़े बिल्कुल सफेद जैसे चमक रहे हैं एकदम लाइट से, और जो उसका चेहरा था वो एकदम लंबे बालों से ढका हुआ था। अब मैंने जैसे उसे देखा, मैं 2-3 सेकंड तक अपनी नजर हटा ही नहीं पाया, और 3 सेकंड के बाद उस औरत ने अपने पैर हिला दिए। अब जैसे ही उसने पैर हिलाए मुझे लगा कि अभी उतर के नीचे आएगी,
मैं एकदम फ्रीज हो गया। बहुत हिम्मत करके मैं वहां से भागना चाह रहा था। अब उस पेड़ को क्रॉस करके मैं 5-7 मीटर ही आगे गया था कि मुझे एहसास होता है कि किसी ने ना मेरे पैरों को जकड़ लिया है पीछे से। मैं बहुत जोर लगा के भागना चाह रहा था पर मैं भाग ही नहीं पाया। इसके बाद मैंने तुरंत गायत्री मंत्र का पाठ स्टार्ट किया। अब गायत्री मंत्र जपने के साथ ही मेरे अंदर एक शक्ति आई और मैं दौड़ के हॉस्टल की तरफ भागने लगता हूं। जब मैं हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर वाले गेट पर पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया है और मेरा सर सीधा जाके सामने दीवार पर टकराया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे तीनों दोस्त सामने खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। मैंने उनको सारी बात बताई कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और फिर हम चारों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम कुछ दिन एक दूसरा कमरा लेके रह लेंगे पर उस हॉस्टल में नहीं रुकेंगे। इन चारों ने मिलके पास में ही एक कमरा ढूंढा और ये वहीं पर रहने लगे जब तक इनके कॉलेज का हॉस्टल कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल बताते हैं कि अब कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट होने के 1 महीने के बाद हम ऐसे ही टहलते हुए उस चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर वो नर्सिंग कॉलेज था। उस कॉलेज की दूसरी साइड पर एक चाय की दुकान थी। वहां पर मैं गया, चाय वाय पी और मैंने भैया को सारी बात बताई कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तब भैया ने उस कॉलेज की एक बहुत ही डार्क मिस्ट्री रिवील की। इन्होंने बताया कि कुछ साल पहले इस नर्सिंग कॉलेज के अंदर एक लड़की के साथ उसके कुछ सीनियर्स ने मिलके बहुत गलत काम किया था। वो लड़की ये सारी चीज अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी और बाद में उसने अपने रूम पार्टनर को ये चीजें रिवील की कि उन सीनियर्स ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। मतलब एक तरह से मॉलेस्ट किया था उसे। और अपने रूममेट को ये बात बताने के बाद अगले दिन वो लड़की वहां सुसाइड कर लेती है। उसी की स्पिरिट इस जगह को हॉन्ट करती है। अब उसके सुसाइड करने के कुछ टाइम के बाद उस स्पिरिट का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि नॉर्मल क्लासेस भी इंटरप्ट होने लगी। 2-3 लोग तो उसे देख के पागल भी हो गए थे और इसी चक्कर में जब कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तब कॉलेज के मैनेजमेंट को ये कॉलेज बंद करना पड़ा। ये बात बताते हुए चाय वाला राहुल की ओर देखता है और उसकी नजर राहुल के गले में पड़े रुद्राक्ष पर पड़ती है।